Misk Original. हमने उज़्बेकिस्तान के इस खामोश पहाड़ी मिशन के बाद एक दिन और एक रात आराम किया था। ज़ाहिर में ये सिर्फ एक वक्फा था, मगर हकीकत में ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी मरहला बन गया था। होटल का कमरा सादा था, मगर इस खामोशी में अजीब वज़न था। बाहर शहर अपनी रफ्तार में था और अंदर हम दोनों एक मिशन के बाद एक दूसरे के सामने। ऑस्कर हमेशा की तरह कम बोल रहा था, मगर उसकी नज़रें पहली बार किसी टारगेट पर नहीं, मुझ पर थीं। उस रात उसने वो बात कही जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। ना कोई ड्रामा, ना कोई बड़ा जुमला, बस सीधा साफ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं कुछ लम्हे खामोश रही। ये वो लम्हा था जहाँ दिल और उसूल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने उसे सच बताया, मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए निकाह सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब तुम इस्लाम कबूल करो। ऑस्कर ने मेरी बात सुनी बग़ैर किसी रद्द अमल के, ना इनकार ना हाँ, बस उसने वक्त मांगा। और वही लम्हा था जहां हमें समझ आ गया, हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं, मगर रास्ता अभी सीधा नहीं है। वो एक दिन और एक रात गुजर गए, मगर हम दोनों वही नहीं रहे जहां पहले थे। अगले दिन हम जर्मनी के लिए रवाना हुए। सफ़र लंबा था मगर खामोश। ना मिशन की बात हुई ना कल की, सिर्फ दरमियान में कभी कभार नज़रें मिलती थीं और फ़ौरन हट जाती थीं। जहाज़ की खिड़की से बाहर बादल गुजर रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी भी किसी नए जोन में दाखिल हो रही है, जहाँ फ़ैसले सिर्फ फील्ड के नहीं होंगे। लाइप्ज़िग पहुंचते ही हमें सीधा कंट्रोल रूम जाना था। दरवाज़ा खुला और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। अनिका सबसे पहले मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर वाज़े खुशी थी। लुकस ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और माजिद, वो थोड़ा पीछे खड़ा हमें देख रहा था। वेलकम बैक, अनिका ने कहा, मगर उसके लहजे में सिर्फ खुशी नहीं, फ़ख्र भी था। कुछ लम्हों में ही माहौल हल्का हो गया। हंसी, मुबारकबाद, मुख्तसर जुमले, ये सब इसलिए था क्योंकि वो जानते थे ये मेरा पहला स्नाइपर शॉट था और वो भी सक्सेसफुल। मैंने महसूस किया कि माजिद मुसलसल मुझे और ऑस्कर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नज़र ट्रेंड थी। वो सिर्फ खुशी नहीं देख रहा था, वो हमारे दरमियान कुछ और भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मेरी कामयाबी उसके लिए अहम थी। लुकस और अनिका के दरमियान भी एक अलग कंफर्ट था। वो दोनों एक दूसरे के साथ गैर रस्मी अंदाज में बात कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा और अजीब सी तसल्ली महसूस की। शायद हर फील्ड एजेंट के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं नॉर्मल जिंदगी भी हो। चंद लम्हों बाद माजिद के सिस्टम पर एक सिक्योर सिग्नल आया। वो फौरन संजीदा हो गया। हॉटलाइन, उसने आहिस्ता कहा। उसने वीडियो कॉल अटेंड की।
स्क्रीन पर चीफ नमूदार हुआ। जैसे ही वो आया उसकी नज़रें सीधी मेरी तरफ आईं। मरिया, वेल डन। उसका लहजा रस्मी नहीं था मगर वज़न रखता था। मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने एक आला सतह की कारकर्दगी दिखाई है। तुम्हारे इस शॉट को इदारे में बहुत सराहा जा रहा है। मैं खामोश खड़ी थी मगर दिल की धड़कन मामूल से तेज़ थी। तुम और ऑस्कर, तुम दोनों की कामयाबी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे जर्मन पार्टनर्स को भी मुतासिर किया है। तुम दोनों की जोड़ी हर मिशन में मौसर रही है। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा इकट्ठे रहो। ये जुमला सुनकर मैं एक लम्हे के लिए चूक गई मगर मैंने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैंने सिर्फ कहा, आमीन सर। चीफ का लहजा अब बदल गया। मारिया, कुछ अरसे के लिए तुम जर्मन इदारे के साथ काम करोगी। जैसे ऑस्कर हमारे साथ काम करता है इसी तरह तुम उनके साथ ऑपरेट करोगी। मैंने सीधा सर हिलाया। अगर आगे बढ़ना है तो सीखना होगा और इसके लिए तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। फिर उसने मुख्तसर कहा, गुड लक मारिया एंड ऑस्कर। फिर उसकी नज़रें माजिद की तरफ गईं। माजिद, तुम इस्तांबुल वापस जाओ। जो चैन तुम सब ने तोड़ी है उस पर नज़र रखो, वो दोबारा जुड़नी नहीं चाहिए। अंडरस्टूड, माजिद ने फ़ौरन जवाब दिया। गुड बाय। और स्क्रीन बंद हो गई। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। मैंने फ़ौरन ऑस्कर की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था जैसे उसे सब पहले से मालूम हो, और इस मुस्कुराहट में एक बात साफ थी, मिशन ख़त्म नहीं हुआ, बस लेवल चेंज हो गया है। कंट्रोल रूम से निकलते हुए दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ मगर महसूस ऐसा हुआ जैसे कोई नया दरवाज़ा मेरे सामने खुल गया हो। बाहर दिन को भी ठंडी हवा थी और पार्किंग में ऑस्कर की गाड़ी खामोश खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो खुद अक्सर हो जाता था। हम दोनों बगैर कुछ कहे गाड़ी तक आए। मैं फ्रंट सीट पर बैठी, दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही गाड़ी हरकत में आई मैंने सीधा सवाल किया, अब अगला प्लान क्या है? ऑस्कर ने सड़क पर नज़रें रखते हुए हल्के लहजे में कहा, अगला मेरा कोई प्लान नहीं, अगला प्लान इदारे का होगा और वो मुझे भी अभी नहीं मालूम। मैंने सर हिलाया। ये जवाब नया नहीं था मगर आज इसका वज़न कुछ ज़्यादा था। गाड़ी लाइप्ज़िग की सड़कों पर अपनी रफ्तार से चल रही थी और मेरा दिमाग उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से। चीफ का वो जुमला बार बार जहन में गूंज रहा था, मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा इकट्ठे रहो। ये सिर्फ एक रस्मी दुआ नहीं थी, ये एक इशारा था या शायद एक इत्तला। मैंने साइड से ऑस्कर के चेहरे को देखा। उसकी नज़रें सड़क पर थीं मगर मैं जानती थी वो कुछ छुपा रहा है। मैंने सीधा सवाल किया, ऑस्कर, क्या तुमने हमारे बारे में चीफ से कोई बात की थी? वो हल्का सा मुस्कुराया। सच बताऊं या? वो रुक गया। सच बताओ और अभी बताओ, मैंने फ़ौरन कहा। लहजा थोड़ा सख्त था। मुझे परेशान न करो। वो फिर मुस्कुराया मगर उस बार सीधा बोला, हाँ मैंने बताया था। मैंने फ़ौरन बात काटी। क्या ज़रूरत थी? मेरे लहजे में नाराज़गी वाज़े थी। वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर बोला, पहले मेरी बात मुकम्मल सुन लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। मैंने चीफ को उस वक्त बताया था जब तुम पाकिस्तान गई थी। वो रुका, फिर संजीदगी से बोला, हमारी फील्ड में ऐसी चीज़ें हिडन नहीं रहती मारिया। हर चीज़ परमिशन के साथ होती है। कोई भी पर्सनल स्टेप ऑपरेशनल रिस्क बन सकता है अगर रिपोर्ट ना किया जाए। मैं खामोशी से सुनती रही। वो बोला, तुम खुद बताओ, क्या तुम चीफ से ये बात कर सकती थी? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं। तो फिर मुझे ही करना था, उसने फ़ौरन जवाब दिया। और ऑनेस्टली हमें लकी होना चाहिए कि चीफ को कोई एतराज़ नहीं हुआ। मैंने एक गहरा सांस लिया। गुस्सा कम हो रहा था मगर सवाल अभी बाकी था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम वाकई सीरियस हो तो इस्लाम कबूल करने के बारे में क्या सोचा है? इसके बगैर हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। ऑस्कर ने चंद सेकंड कुछ नहीं कहा, फिर बोला,
मैं सोच रहा हूँ, मुझे वक्त दो, क्या कोई जल्दी है? मैंने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, कोई जल्दी नहीं। मेरा कैरियर अभी शुरू हुआ है और मैं खुद भी अभी इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती। वो हल्का सा मुस्कुराया। गुड, अभी तुम्हारे लिए यही बेहतर है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो खुद बोला, एक और बात बताऊं? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? तुम्हें जर्मन एजेंसी ने क्यों लिया है? मैं खामोश रही। वो खुद बोलने लगा, तुम्हारे शॉट की वजह से। तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले से एक क्लीन हेडशॉट, ये नॉर्मल नहीं होता। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी है और जिस यूनिट ने तुम्हें सेलेक्ट किया है उसका नाम है गोस्ट वाइपर यूनिट, GVU। ये कोई आम यूनिट नहीं है। ये लोग ऐसे मिशंस करते हैं जो बाकी इदारे हाथ भी नहीं लगाते। मैंने पहली बार ये नाम सुना, मगर अंदाजा हो गया ये आम जगह नहीं। ये लोग हाई प्रोफाइल कवर्ड केसेस हैंडल करते हैं, वो बोला, और हर किसी को नहीं लेते। तुम लकी हो कि तुम्हें उन्होंने डिमांड किया है। मैंने उसकी तरफ देखा, इस बार मुख्तलिफ नज़र से। ऑस्कर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे शॉट ना लेने देते तो ये मौका कभी ना मिलता। तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा था मेरे लिए। वो हल्का सा हंसा। मैंने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, मैंने ट्रस्ट किया था। फिर वो संजीदा हुआ और मुझे तुम पर मुकम्मल ट्रस्ट था। तुम केपेबल हो और अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो। मैं तुम्हें टॉप लेवल एजेंट बनते देखना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। ये थैंक यू था, बगैर लफ्ज़ों के। गाड़ी मेरे फ्लैट के नीचे आकर रुकी। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी तरफ देखा। अंदर नहीं आओगे? वो सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे वापस ऑफिस जाना है। मैंने मुख्तसर कहा, ओके। मैं गाड़ी से उतरी और वो बगैर पीछे देखे गाड़ी लेकर चला गया। फ्लैट में दाखिल होते ही एक अजीब खामोशी मिली। ये वो खामोशी नहीं थी जो फील्ड में होती है। ये घर वाली खामोशी थी जिसमें इंसान खुद से मिलता है। मैंने पूरा दिन सफाई में गुजार दिया। कमरा, किचन, हर चीज़ तरतीब दी। फिर अम्मी को वीडियो कॉल की। वो ठीक थी, मगर अबू का गम अभी भी उनके चेहरे पर था। मैंने उन्हें तसल्ली दी, दुआएं ली और कॉल ख़त्म की। शाम तक मैं लैपटॉप के सामने थी। दुनिया भर की इंटेलिजेंस फीड्स खोल रखी थी। खबरें, रिपोर्ट्स, पैटर्न्स, वक्त का पता ही नहीं चला। 5 बजे मैंने लैपटॉप बंद किया। दिमाग को फ्रेश करना ज़रूरी था। मैं पार्क गई। वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज, ये सब सिर्फ फिटनेस नहीं होता, ये माइंड कंट्रोल होता है। रात को बिस्तर पर लेटी मगर नींद नहीं आई। दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, नई एजेंसी, नया मिशन, अजनबी लोग, अजनबी सिस्टम और सबसे अहम सवाल, क्या ऑस्कर मेरे साथ होगा या नहीं? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी और न जाने कब नींद आ गई। सुबह फ़ोन की वाइब्रेशन से आंख खुली। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, साफ, प्रोफेशनल। गुड मॉर्निंग मरिया। मैं सीधी होकर बैठ गई। मैं क्लेरा बोल रही हूँ, सीनियर ऑपरेशंस ऑफिसर, गोस्ट वाइपर यूनिट, GVU। मेरा दिल एक लम्हे के लिए तेज़ धड़का। वो आगे बोली, आपके लिए गाड़ी 1 घंटे में पहुँच रही है। यू नीड टू बी रेडी। मैंने फ़ौरन कहा, यस मैम। गुड, और कॉल कट गई। Yes, I understand. I'll be ready. Perfect, that works for me. See you then. मैं जल्दी से तैयार हुई। कोई ख़ास तैयारी नहीं, सादा पैंट शर्ट, बाल समेटे, चेहरे पर कोई इजाफी इजहार नहीं। यहाँ दिखना अहम नहीं होता, नज़र ना आना अहम होता है। चाय का कप और 2 टोस्ट। नाश्ता बस इतना ही था। जिस्म को तवानाई चाहिए होती है, मगर जहन को हल्का रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह के 9 बज चुके थे। नाश्ता ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ना ज़ोर से, ना बार बार, बस एक दफ़ा।
जैसे जिसे यकीन हो कि अंदर वाला सुन चुका है। मैं फौरन दरवाजे के हॉल तक गई। बाहर एक अजनबी चेहरा था, लंबा कद, नॉर्मल लिबास, ना कोई ख़ास पहचान, ना कोई ख़ास ख़तरा। मैंने दरवाज़ा एहतियात से खोला। मैं कुछ पूछती उससे पहले ही वो सीधा बोला, मैम नीचे गाड़ी खड़ी है, आपको लेने आया हूँ। लहजा सीधा था, न तारुफ न वजाहत। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ओके आप चलें, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। दरवाज़ा बंद करते ही मैं सीधी वॉशरूम में गई। आईने के सामने खुद को देखा, लिबास दुरुस्त किया, बाल सेट किए और फिर एक फ़ैसला किया। कोई इजाफी चीज़ नहीं, न पर्स, न कोई फ़ाइल, न कोई गैर ज़रूरी सामान, सिर्फ मोबाइल, आईडी और कुछ नकद रकम। फील्ड का पहला उसूल, जितना कम साथ हो उतना कम खो सकते हो। मैं नीचे आई तो सड़क पर एक सादा सी कार खड़ी थी। वही आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मैंने कुछ कहे बगैर पिछली सीट पर जगह ली। दरवाज़ा बंद हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। शहर की सड़कें पीछे रहने लगीं। इब्तिदाई चंद मिनटों में मैंने कुछ नहीं किया, बस बाहर देखती रही, जैसे एक आम मुसाफिर हो, मगर अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद शहर मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। अब हम एक सीधी सुनसान सड़क पर थे। दोनों तरफ हरी ज़मीन, बीच में एक तन्हा रोड और दूर दूर कहीं चंद दरख्त। कोई गाड़ी नहीं, कोई शोर नहीं। ये वो माहौल था जहां हर चीज़ गैर मामूली लगने लगती है। चंद मिनट बाद वही सिंगल रोड एक वीरान से चौक में ख़त्म हुई। ना कोई इमारत, ना कोई गेट, ना कोई सिक्योरिटी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मेरा जिस्म फ़ौरन अलर्ट हो गया, मगर चेहरा बिल्कुल काम रहा। वो बोला, मैम आपको यही उतरना होगा, मुझे आपको यहीं तक पहुंचाना था। मैंने कोई सवाल नहीं किया। दरवाज़ा खोला और खामोशी से बाहर आ गई। जैसे ही मैं सड़क पर खड़ी हुई, गाड़ी फ़ौरन मुड़ी और इसी रास्ते से वापस चली गई। चंद सेकंड में वो नज़रों से ओझल हो गई। अब मैं अकेली थी। खुला मैदान, सुनसान सड़क और मुकम्मल खामोशी। मगर ये अकेला होना हकीकत नहीं था। मेरा दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मैंने खुद से कहा, तुम्हें देखा जा रहा है। बेशक सामने कोई ना हो, दूर दूर तक कोई गाड़ी ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेली हो। मैं जानती थी, गाड़ी में भी मुझे लाइव मॉनिटर किया जा रहा था। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखों की हरकत, मेरा खामोश रहना, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। मैंने जानबूझकर ड्राइवर से कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में दाखिल हुई थी, मुझे समझ आ गया था, ये पिकअप नहीं, स्क्रीनिंग है। मैंने आहिस्ता से मोबाइल निकाला, वक्त देखा, 1.25 घंटे। यानी मुझे यहाँ डेलिब्रेटली आइसोलेटेड पॉइंट पर ड्रॉप किया गया है, एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ। मैंने मोबाइल वापस जेब में रखा। कोई घबराहट नहीं थी, बस एक वाज़े एहसास, गेम शुरू हो चुका है और ये पहला टेस्ट था। मैंने गहरा सांस लिया और इर्द गिर्द एक नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई गाड़ी, कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन भी वाज़े सुनाई दे रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर खुद से कहा, ये ट्रैप नहीं है, ये टेस्ट है। ये वो मरहला था जहां दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी बर्दाश्त तुम्हारे सामने खड़ी होती है। तन्हाई, इंतज़ार और वो खाली वक्त जो दिमाग को खुद अपने खिलाफ खड़ा कर देता है। मैंने फौरी कैलकुलेशन शुरू की। कितना इंतज़ार करना है? क्या यही जगह फाइनल पॉइंट है या ये सिर्फ एक होल्डिंग जोन है? अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ी रही तो ये पैसिविटी बन सकती है, और अगर जल्दी मूव किया तो ये इम्पेशेंस समझा जाएगा। चंद लम्हे मैंने एनवायरनमेंट ऑब्जर्व किया। कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हिडन व्हीकल साउंड नहीं।
मैंने फैसला किया, 1 घंटा। अगर 1 घंटे में कोई कांटेक्ट ना हुआ तो मैं इसी सिमत वापस जाऊंगी जिस तरफ से आई थी। ये फैसला इम्पल्सिव नहीं था, ये कंट्रोल रिस्क था। मैंने मोबाइल निकाला और करीब पड़े एक छोटे पत्थर पर बैठ गई। मैंने एक सिंपल गेम खोल लिया। ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये सिग्नल था। सिग्नल कि मैं काम हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ और मैं प्रेशर में डिस्टर्ब नहीं होती। चंद मिनटों बाद मैं वाकई गेम में इन्वॉल्व हो गई। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, अटेंशन कंट्रोल। वक्त गुजरता गया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। जब मैंने स्क्रीन से नज़र उठाई, तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर चुका था। मैंने गेम बंद किया। अब मज़ीद 10 मिनट का वेट बाकी था। दस मिनट बाद मैंने उठकर अपने कपड़े दुरुस्त किए और सड़क की तरफ चल पड़ी। फैसला क्लियर था, नो कांटेक्ट, कंट्रोल, विड्रॉल। मैंने कदम स्टेडी रखे, न तेज़ न सुस्त। तकरीबन 10 मिनट ही चली होंगी कि पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया, बस अपनी रफ्तार बरकरार रखी। एक ब्लैक कलर बंद वैन मेरे करीब आकर रुकी। फ्रंट सीट पर 2 आदमी थे, ड्राइवर और उसके साथ बैठा हुआ एक और शख्स। साथ वाले ने जर्मन ज़बान में कहा, मैडम लिफ्ट चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, हाँ, शहर तक जाना है। मेरा लहजा स्टेडी था, मगर उसके चेहरे की बोन स्ट्रक्चर, ख़ास तौर पर ठोड़ी की लाइन देखकर मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया, ये आम आदमी नहीं है, ये ट्रेंड है। उसने मुख्तसर इशारा किया, पीछे बैठ जाएं। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। दरवाज़ा बंद होते ही दोनों साइड के लॉक्स खुद ब खुद बंद हो गए। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, ये एक कंटेन्ड ट्रांसपोर्ट कैप्सूल था। कोई खिड़की नहीं, कोई बाहर की रोशनी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी अंदरूनी लाइट। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। एक छोटा सा क्लीन कैबिन, पानी, काफ़ी, कुछ स्नैक्स, हत्ता के विस्की भी। ये सब एक चीज़ कंफर्म कर रहा था, ये कैप्चर नहीं, कंट्रोल्ड मूवमेंट है। मैं बिल्कुल पुरसकून थी। जो कुछ हो रहा था मेरे लिए नया नहीं था। आसाब पर कंट्रोल, दर्द बर्दाश्त करना, तन्हाई में स्टेडी रहना, ये सब मैं पहले सीख चुकी थी। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को डेलिब्रेटली नॉर्मल रखा। गाड़ी मुसलसल चल रही थी। मैंने कोई डायरेक्शन नोट नहीं की, ना टर्न्स काउंट किए, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ नेविगेशन अहम नहीं, ऑब्जर्वेशन अहम है, और ऑब्जर्वेशन भी वो जो दिखाई ना दे। मैंने फ्रिज से पानी निकाला, एक घोंट लिया और बोतल वापस रख दी। कोई इजाफी हरकत नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, बस कंट्रोल्ड प्रेजेंस। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। गाड़ी स्मूथ रोड पर थी, कोई बम्प्स नहीं, कोई शार्प टर्न्स नहीं। कभी कभार दूर से हैवी व्हीकल का हॉर्न सुनाई देता था। मैंने जहन में नोट किया, हाईवे या कंट्रोल्ड मिलिट्री रूट। चंद मिनट बाद गाड़ी आहिस्ता हुई और फिर रुक गई। दरवाज़ा खुला, प्लीज़ स्टेप आउट। मैं खामोशी से बाहर आई। जैसे ही मैंने इर्द गिर्द देखा, मंजर बदल गया। चारों तरफ पहाड़ थे, एक नैरो रोड जो उन पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी। सामने एक वसी वादी थी, मगर ये खाली नहीं थी। जगह जगह इमारतें, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स और दूर कुछ लोग सख्त फिजिकल ड्रिल्स में मसरूफ़। मैंने फ़ौरन समझ लिया, ये आम जगह नहीं है। हमारी गाड़ी एक सादा मगर मजबूत इमारत के सामने रुकी थी। मैंने नज़र उठाई और वहाँ लिखा था गोस्ट वाइपर यूनिट, GVU। एक लम्हे के लिए मैंने सांस अंदर रोका, फिर आहिस्ता से खुद से कहा, तो ये है वो जगह। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, ये वो जगह थी जहां एजेंट्स को तोड़ा जाता है, फिर दोबारा बनाया जाता है, जहां जिस्म को हद से ज़्यादा पुश किया जाता है, दिमाग को प्रेशर में रखा जाता है, भूख, प्यास, नींद सब कंट्रोल में लाए जाते हैं और आखिर में इंसान को वेपन बनाया जाता है। मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द देखा।
हर चीज़ एक बात कह रही थी, यहाँ से वापस जाने वाले वो नहीं रहते जो यहाँ आए थे, और मैं अब उस जगह के अंदर कदम रखने वाली थी।